जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्ण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्री डीएलएड प्री बीएड प्रवेश परीक्षा शिक्षण अभिरुचि सिलेबस में 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। उन्हीं का पार्ट 2 हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा दोस्तों तो मैंने प्लेलिस्ट पर उसको सजो करके रखा है, आप उसको ज़रूर देख लीजिए। और इसका PDF जो है डाउनलोड आपको किस तरीके से करना है उसका मैं वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है शिक्षण अभिरुचि। दोस्तों शिक्षण अभिरुचि में थोड़ा सा ऑप्शन जब आप देखोगे तो इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है, तो आप दोस्तों थोड़ा सा केयरफुली होकर इस वीडियो को देखिए, ठीक है। और जो स्टूडेंट नए हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट पर हमने 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। अब पार्ट नंबर 2 है तो 21 से लेकर के 40 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या ज़रूरी है कि उनसे प्रश्न पूछें, उनको शोर करने से रोकें, उनसे नियमों का पालन करवाएं, उन पर उत्तरदायित्व सौंपें। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसके लिए मेन उत्तर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि आप उन पर अगर उत्तरदायी सौंपेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से जिम्मेदारी से उस काम को जो है पूरी करने की कोशिश करेगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अर्थात द ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानाध्यापक अपना कार्य बेहतर ढंग से कर सकेगा यदि, नीचे 4 ऑप्शन दिया है जिसमें प्रधानाध्यापक अर्थात प्रिंसिपल प्राचार्य वो अपना कार्य जो है बेहतर ढंग से कब कर पाएगा। ऑप्शन ए है वह स्वयं निर्णय लेकर के, या दूसरा वह अध्यापकों के सहयोग व उनकी सहमति से निर्णय लेकर के, या फिर वह छात्रों के सहयोग से निर्णय लेकर के, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब वह पूरी तरीके से अपने टीम के साथ अपने बाकी जो अध्यापक हैं उनके साथ जब वो सहयोग करके जब कार्य को क्रियान्वित करेगा और सहमति लेकर के निर्णय लेगा तो वो बेहतर ढंग से कार्य कर सकता है। क्योंकि दोस्तों प्रधानाध्यापक जो है उनके कंट्रोल में कौन होते हैं, बाकी जो अध्यापक होते हैं वो, क्योंकि जो बाकी कक्षाएं हैं उनको संभालने का कार्य किनके ऊपर होता है, अध्यापकों के ऊपर होता है। तो पूरी तरीके से जो भी करना है कौन करेंगे, अध्यापक करेंगे। तो वो और जो अध्यापक हैं वही अच्छे से सजेशन दे पाएंगे, क्योंकि पूरी तरीके से कक्षाओं को हैंडल करने का कार्य अध्यापकों के ऊपर होता है और अध्यापक ही अच्छे से सजेशन देंगे। तो उसके आधार पर जो है प्रधान अध्यापक जो है अच्छा निर्णय बेहतर ढंग से ले पाएगा, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परीक्षा का उद्देश्य क्या है। दोस्तों जब भी परीक्षा लिया जाता है उसका उद्देश्य क्या होता है। तो पहला है दोस्तों विद्यार्थी की प्रगति का पता लगाना, विद्यार्थियों की योग्यता का पता लगाना, विद्यार्थियों की अधिगम योग्यता को जानना, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अधिगम का अर्थ होता है सीखना, मैंने पिछले वीडियो में बताया है अधिगम का अर्थ क्या होता है, सीखना। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। जब भी मूल्यांकन लिया जाता है, परीक्षा लिया जाता है, चाहे विद्यार्थी का हो या किसी भी चीज़ का हो, तो उस समय, लेकिन इसमें विद्यार्थी की बात कही जा रही है तो विद्यार्थी की प्रगति का भी हमें पता चलता है कि बच्चा कितना जान रहा है, कितना सीख रहा है, उसकी योग्यता के बारे में पता चलता है कि वो जो है कितना लेवल तक ऊपर आ चुका है। उसी तरीके से विद्यार्थी के अधिगम अर्थात दोस्तों सीखने की योग्यता को भी हम जान लेते हैं। तो इस तरीके से सभी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। और दोस्तों जो स्टूडेंट नए हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छे वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छात्रों में अमूर्त चिंतन कैसे लाया जाए। दोस्तों अमूर्त क्या होता है, जो दिखाई नहीं देता, ठीक है, जो दिखाई नहीं देता वही क्या कहलाता है, अमूर्त कहलाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं शून्य बोलूँ तो शून्य क्या होता है, कोई है क्या ऐसा, तो वो क्या है, एक अमूर्त चीज़ है, ठीक है। जब मैं उसको लिखूंगा इस तरीके से तो ये अब ये क्या है, मूर्त रूप में हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इन सब का अमूर्त कहा जाता है। तो उस चीज़ को उस बच्चे में कैसे डेवलप करना है, तो इसके लिए किस तरीके से कर पाओगे। ऑप्शन दिया हुआ है उच्च कक्षाओं में छात्र अमूर्त वस्तु का प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षण से पहले कक्षा में उद्देश्य स्पष्ट कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर सी है प्रारूप के अनुसार विषय वस्तु को नियोजित रूप में लगाया जाए, या उपरोक्त सभी। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। मतलब
अच्छा जो है दोस्तों जो है अमूर्त वस्तु का जब आप प्रत्यक्षीकरण करोगे तो उसके बारे में वो सोचना स्टार्ट करेगा। शिक्षण से पहले अगर कक्षा का उद्देश्य अगर आप अच्छे से स्पष्ट कर लोगे कि आप उस बच्चे को किस बारे में पढ़ाने वाले हो तो बच्चे को पता चल जाएगा। ठीक है, आप उस बच्चे को कुछ बताई नहीं हो और सीधा पढ़ाना स्टार्ट कर दिए तो क्या हो जाएगा, उस बच्चे को अच्छे से समझ नहीं आएगा। ठीक है, प्रारूप के अनुसार अगर विषय वस्तु को नियोजित करें, मतलब जिस तरीके से व्यवस्थित क्रम में जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप जब आगे बढ़ोगे तो बच्चे को समझाना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षक के तौर पर छात्रों के प्रति आपकी अभिवृत्ति होनी चाहिए। ठीक है, अभिवृत्ति मतलब सोच। ठीक है, एक शिक्षक हैं आप और उस तौर पर अगर छात्रों के प्रति आपकी क्या सोच होनी चाहिए, कठोर, प्रेमपूर्ण, उदार या फिर सहानुभूतिपूर्ण। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप उन पर सहानुभूतिपूर्ण जो है अभिवृत्ति रखिए। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि जो कुछ उसने पढ़ाया है वह छात्रों को पूर्णतः समझ में आ गया है, वह कहलाता है। देखिए, जब आप भी पढ़ा रहे हो या मैं पढ़ा रहा हूँ और जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको पूरी तरीके से समझ आ गया है तो ये चीज़ क्या कहलाएगा। ठीक है, पुनर्बलन, पृष्ठपोषण, सामान्यीकरण या फिर ये सभी। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृष्ठपोषण कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अभिप्रेरित शिक्षक में निम्न विशेषताएं होती है। ठीक है, तो एक अभिप्रेरित शिक्षक है उसमें क्या क्या विशेषताएं होगी, तो दोस्तों वह जो है अवास्तविक महत्वाकांक्षाएं होती है या फिर लक्ष्योन्मुख व्यवहार होता है या असंतोष होता है या फिर जो है आवश्यकताओं से वंचित रहना उनकी विशेषता है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों लक्ष्योन्मुख व्यवहार हो जब होता है तो वो क्या होता है, अभिप्रेरित शिक्षक की विशेषता के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर जिसका आंसर आपको पता है, आपको थोड़ा सा आपको हो सकता है तो आप भी मेरे साथ जो है आंसर बताने से पहले ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है, कि ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटे बच्चों में रटने की आदत डालने के बारे में आपकी क्या राय है, क्योंकि दोस्तों छोटे बच्चे हैं स्टार्टिंग में क्या करते हैं, सिर्फ रटना बस जानते हैं और उस पर रटने पर दबाव बिल्कुल आपको नहीं देना है। ठीक है, बच्चे को रटवाना नहीं है, सिखाना है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। रटने की आदत अच्छी है, रटने की आदत अच्छी नहीं है, कुछ चीज़ें रटना ज़रूरी होता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो कुछ चीज़ें हैं रटना ज़रूरी होता है। ठीक है, कुछ चीज़ें जो है रटना ज़रूरी होता है। आदत देखिए, बच्चों में रटने की जो आदत है उसके बारे में आपकी क्या राय है। कुछ चीज़ें हैं जैसे रटना पड़ता है, जैसे मैं बात करूं पहाड़े की। ठीक है, बच्चे को 20 तक पहाड़ा पर याद करवा रहे हो, 25 तक करा रहे हो, 30 तक करा रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आप उसको रटवा रहे हो। ठीक है, तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है रटवाने के लिए। ठीक है, अगर दोस्तों इस बारे में अगर आपका कमेंट है तो नीचे कमेंट दीजिए बिल्कुल, क्योंकि इस तरीके का प्रश्न जो है दो मत वाला होता है। सामने वाला जो एग्ज़ाम ले रहा है वो कौन सा आंसर को अपना राइट आंसर ले रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटे बालक के व्यवहार को आसानी से समझा जा सकता है। जब बालक क्या है, छोटा है और उसके व्यवहार को हमको समझना है तो भाई हम आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, किस तरीके से समझ पाएंगे, देखते हैं ऑप्शन। प्रेरकों द्वारा लक्ष्यों को विवेचना के द्वारा, ठीक है, जो है सामाजिक दबावों के द्वारा या फिर अतृप्त इच्छाओं के द्वारा या फिर बालक की पृष्ठभूमि में कार्यरत उद्दीपकों के द्वारा। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उनकी जो प्रेरक तथा लक्ष्यों की विवेचना के द्वारा हम उसको आसानी से समझ सकते हैं उसके व्यवहार को। जैसे क्या होगा, उसके प्रेरक हैं और वो के लक्ष्य क्या है। तो जैसे क्या होता है, कोई बच्चा फौजी बनना चाहता है तो छोटा सा लकड़ी या फिर थोड़ा कुछ ऐसा चीज़ पकड़ लेता है जो इसमें क्या होता है एक बंदूक की तरह, और क्या करना था, मारने की कोशिश करता है। तो देखिए आप समझ रहे हो। और कोई भी ऐसा होता है जो गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर बनने का शौक़ होता है, गाड़ी चलाता है। ठीक है, गाड़ी चलाने का एक्टिंग करता है, तो उनके लक्ष्य हैं, उनकी प्रेरणा है, उनके व्यवहार से हमें पता चल जाता है आसानी से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बालकों को प्रेम एवं सौहार्द संबंधी आवश्यकताओं को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो बच्चों में जो है, बालकों में, ठीक है, तो प्रेम एवं सौहार्द जो संबंधी आवश्यकता है, ठीक है, उसको वर्गीकृत किया जा सकता है किस तरीके से, संवेदनात्मक सुरक्षा के अंतर्गत से या फिर लोकप्रियता प्राप्त करने के अंतर्गत से या फिर व्यक्तिगत आदत निर्माण के अंतर्गत से या फिर जो मान्य आदर्श हैं उसके प्रति। ठीक है,
तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके लिए हो जाएगा संवेदनात्मक सुरक्षा के अंतर्गत जो है उसकी आवश्यकताओं को वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप समझते हैं दंड देने से बालक सुधर जाते हैं? प्रश्न है क्योंकि बहुत सारे जो टीचर हैं वे क्या करते हैं, किसी भी बच्चे को दंड देते हैं जो कि क्या है अभी शिक्षा नीति के नए रूल के अकॉर्डिंग पूरी तरीके से गलत है। आप बच्चे को दंड नहीं दे सकते, ना तो उस पर मार सकते हैं ना उसको पीट सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या है, नहीं, इससे प्रतिरोध की भावना पैदा होती है। दूसरा, नहीं, उसमें जिद की भावना पैदा होती है। ऑप्शन नंबर स है, हाँ, कभी कभी उनमें सुधार जाने के लिए संभावना होती है। और उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, ना ही दोस्तों उसमें प्रतिरोध की भावना जो है पूरी तरीके से उत्पन्न होती है जब आप उसको क्या करोगे, उस पर दंड अगर आप उसको देते हो तो। ठीक है, और दूसरा भी है कि इसमें जिद की भावना भी पैदा हो जाती है। उसी तरीके से कभी कभी उसमें बच्चे सुधर भी जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी राइट आंसर इसमें हो जाएगा। दोस्तों इसमें आप ध्यान रखिए जो चाइल्ड डेवलपमेंट का पेडालॉजी के यहाँ से क्वेश्चन अर्थात शैक्षणिक अभिरुचि से प्रश्न पूछा जाता है, उसमें उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, तो उस पर थोड़ा सा गौर कीजिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे 80-85% ऐसे चांसेस होते हैं जिसमें क्या होता है, उपरोक्त सभी जो है राइट आंसर होता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों में झूठ बोलने की आदत कैसे छुड़ाई जाती है, कैसे छुड़ाई जा सकती है? क्योंकि बच्चे जो है बचपन में बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत 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 ज़्यादा झूठ बोलते हैं। ठीक है, तो आप उसकी आदत को किस तरीके से छुड़ाओगे, ये बहुत ज़रूरी होता है टीचर को उस स्टूडेंट की झूठ बोलने की आदत को छुड़वाने के लिए। तो देखते हैं सबसे पहले कि उन्हें सत्य बोलने के लिए प्रेरित करना करके। दूसरा है उन्हें बता करके कि झूठ बोलना अपराध है। तीसरा, सत्य बोलने वाले छात्रों को पुरस्कृत करके, या उपरोक्त सभी। तो इसके बारे में तो आपको पता ही चल चुका होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये है दोस्तों उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि बच्चे को जब आप प्रेरित करोगे अच्छे अच्छे मोटिवेशनल कहानी सुना करके, तो वो है पूरी तरीके से प्रेरित होगा सत्य बोलने के प्रति। ठीक है, उसी तरीके से बताएंगे कि झूठ बोलना क्या है, अपराध है, क्योंकि झूठ बोलने में क्या होता है, बहुत सारे ये कानूनी है, ये जो भी आपको उस अपराध के बारे में और होने वाली उससे समस्याओं के बारे में, क्योंकि एक झूठ बोलोगे तो सामने और उसी झूठ को छुपाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलने पड़ेंगे, आगे जाकर के कुछ ना कुछ समस्याएं आएंगी। तो इस तरीके से आप बच्चे को समझा करके उनको अपराध से है ये समझाते हुए झूठ बोलने से बचा सकते हो। ठीक है, और उस आदत को उसको छुड़वा सकते हो। सत्य बोलने वाला व्यक्ति को जब आप पुरस्कृत करेंगे तो बाकी जो झूठ बोलने वाले बच्चे हैं तो वो भी क्या होंगे, धीरे धीरे मोटिवेट होंगे और वो जो है झूठ बोलना बंद कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से प्रयास रहता है पूरी तरीके से झूठ बोलने का जो आदत है उसको छुड़ाया जा सके। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई छात्र आपके साथ अभद्र व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? भाई आप टीचर हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो टीचर को मानते ही नहीं है कि ये मेरे हैं गुरु हैं, तो फिर भी वो क्या कर देते हैं, टीचर के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो आप उनके साथ क्या करोगे? उनसे बदला लेंगे, उनसे क्षमा कर देंगे, या फिर उससे बच कर रहेंगे, या फिर उससे माफ़ी मंगवाएंगे? तो दोस्तों इस तरीके जब कंडीशन आता है तो क्या करना है, उसे क्षमा ही कर देना है। क्योंकि दोस्तों जब आप उसे क्षमा नहीं करेंगे, अगर आप उससे बदला लेंगे तो वो आपसे फिर बदला लेगा, वो अब आपका अभद्र व्यवहार फिर से बढ़ा देगा। ठीक है, उससे बच कर रहेंगे क्योंकि आप उससे डरते हैं क्या भाई? तो नहीं डरते ना, तो वो शायद वो भी नहीं डरता होगा, तभी वो आपसे अभद्र व्यवहार कर रहा है, तो आप उससे बच कर रहेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और उससे आप माफ़ी मंगवाएंगे? बिल्कुल नहीं, आप उससे माफ़ी नहीं मंगवाएंगे। ठीक है, जब आप पेडोलॉजी पढ़ेंगे दोस्तों तो आप माफ़ी क्यों नहीं मंगवाएंगे इसके बारे में पूरा डिटेल आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके की जो व्यवहार है उसको आप क्षमा कर दीजिए और पूरी तरीके से आप जो है हो सके तो आप उसको समझाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ छात्रों को विद्यालय से भागने को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो छात्र जो है लंच टाइम होता है और भागा जाते हैं, भले बैग जो है स्कूल में पढ़ा है तो पढ़ा ही रहे, वो स्कूल वापस आते नहीं, आते हैं कब हैं, जब नेक्स्ट दिन होता है तब।
ठीक है। तो इस तरीके को रोकना है आपको, तो किस तरीके से करोगे? ऑप्शन दिया हुआ है, भागने का कारण जानने का प्रयास करेंगे, दूसरा है कक्षा शिक्षण को रोचक बनाएंगे, या फिर अभिभावक को सूचित करेंगे, या फिर प्राचार्य को सूचित करेंगे। भाई वो भाग क्यों रहा है बच्चा, पहले इसका कारण तो जान लीजिए, तब उसके अभिभावक को कंप्लेन करना, प्राचार्य को बताना, कक्षा शिक्षण को रोचक आप बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेन रीज़न जो है दोस्तों, उसके जो कारण है, रीज़न है भागने का कारण, आप उसको पहले जानिए, ठीक है, कि भाग क्यों रहे भाई, बच्चे में ऐसा क्या है कि उसको कोई समस्याएं हैं क्या, या फिर वो किसी से डरता है क्या, या कोई फिर स्कूल जो है उसको बोरिंग लगता है क्या। आप जब उसके कारण को जानेंगे तब उस टॉपिक को लेकर के आप जो है, अगर आपसे कंट्रोल में होता है तो आप जो है शिक्षण अभिरुचि को रोचक बनाइए, तो बच्चा खुद ब खुद जो है क्लास में रहेगा। अगर उसमें और भी कोई समस्याएं अगर सामने आती है तो आप उनके अपने प्राचार्य से डिस्कस कीजिए। उसके बाद अगर वो भी नहीं हो पाता है, उसमें समस्या नहीं आ रही है, तो उनके अभिभावक से आप बात कीजिए, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर ये प्रोसेस जब आगे बढ़ाएंगे तब ये जो है समस्याएं जो है दूर होती जाएंगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से बचा सकते हैं यदि वह उनकी समस्याओं को देखते हैं। तो दोस्तों आपको पता है शिक्षक जो है विद्यार्थियों की समस्या है, तनाव है, उसको पूरी तरीके से हैंडल करते हैं भाई। जब स्टूडेंट के बारे में उसकी तनाव या उनकी समस्याओं के बारे में जब पता चलता है, जब आप देखे होगे बहुत सारे स्टूडेंट जब खेलते रहते हैं, एक बच्चा किनारे में जाकर के चिंतन मग्न होकर बैठा रहता है, तब टीचर जाके उसको पूछता है, आप भी पूछेंगे जब इस तरीके की सिचुएशन को आप देखेंगे, बेटा क्या समस्या है, क्या है, क्यों वैसे बैठे हो, क्यों खेल नहीं रहे हो, ऐसा सवाल आप भी करेंगे, ठीक है। तो उस समस्याओं को किस तरीके से आप देखते हैं, तो और उन पर किस तरीके से प्रतिक्रिया देंगे। ऑप्शन दिया हुआ है उसमें, मानवीय धारणा से, नैतिक धारणा से, आलोचनात्मक दृष्टिकोण से, या फिर जो है उदासीनता की दृष्टि से, ठीक है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके लिए हो जाएगा मानवीय धारणा के अनुसार कि जो है आप उनकी समस्याओं को देखेंगे कि वाकई में के साथ क्या हुआ है। अगर नैतिक आधार पर देखोगे तो थोड़ा सा उसमें क्या हो जाएगा, फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। आलोचनात्मक मतलब जा कर के उसको सीधा बोलना, क्यों ऐसे बैठे हो, क्या चिंता है, मुझे क्या प्रॉब्लम है, इस तरीके से ये आलोचनात्मक में आ जाएगा। उदासीनता मतलब भाई क्यों बैठे हो, क्या बैठे हो, किस लिए बैठे हो, ये सिर्फ पूछना और उस पर कोई प्रतिक्रिया ना देना, ये क्या हो जाएगा, आप सिर्फ जान रहे हो। और उदासीनता मतलब उस पर कोई प्रतिक्रिया आप नहीं दे रहे हो, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसके लिए जो मानवीय धारणा है उस आधार पर आप देखोगे तो आप उसकी समस्या मानसिक तनाव से बचा सकते हो उस बच्चे को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों के विकास में महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो दोस्तों छात्रों का जो महत्वपूर्ण विकास है उसमें महत्वपूर्ण जो तत्व है वो क्या है, काम में लगाव, आत्मविश्वास, श्रम का महत्व एवं सम्मान, एवं धर्मानुराग। तो इसमें जो कंडीशन आपको पता चल रहा होगा दोस्तों, तो प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लीजिए, छात्रों के विकास में महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। आपको छात्र है, छात्र मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, बालक एवं बालिकाएं दोनों आ जाएंगी। इसमें विकास के लिए महत्वपूर्ण जो तत्व है वो क्या हो जाएगा, काम में लगाओ, आत्मविश्वास, श्रम का महत्व एवं सम्मान, एवं धर्मानुराग। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा आत्मविश्वास, ठीक है। जब बच्चे में जब खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस जब रहेगा, आत्मविश्वास, तब उसके विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे आप बाहर से कितना भी मोटिवेशन दें, उसके अंदर से आत्मविश्वास नहीं आएगा तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कठिनाई आपको सामने करनी पड़ेगी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों में रटने की आदत से क्या हानि होती है। ठीक है, मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन में मैंने बताया थोड़ा बहुत रटना ज़रूरी होता है बच्चे को सिखाने के लिए, क्योंकि दोस्तों बच्चे स्टार्टिंग में जो है रटने का काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको रटवाना पड़ता है। जैसे मैंने बताया पहाड़ा, स्टार्टिंग का आपका वर्णमाला और लिखने का पैटर्न, इन सबको आपको उनको रटवाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो है छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप समझ ही चुके होंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है दोस्तों छात्रों को रटने की आदत से क्या हानि होती है, उसको देखते हैं। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, बुद्धि कंठित होती है, दूसरा मौलिक चिंतन में बाधा पड़ती है, तीसरा व्यक्तित्व का सही विकास नहीं होता है, या फिर पाठ्यक्रम के अतिरिक्त और कुछ पढ़ने में रुचि पैदा नहीं होती है। तो राइट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें हो जाएगा बुद्धि जो है कुंठित होती है। बिल्कुल सही है दोस्तों, इसमें हानि है, बुद्धि कुंठित होता है, मतलब 2 का पहाड़ा बोल दिया भाई, 2 पंचे 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20 हो गया। आगे और कुछ इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत, मतलब बुद्धि जो है संकुचित हो जाता है। ठीक है,
मौलिक चिंतन में बाधा, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। व्यक्ति का सही विकास नहीं हो पाता, बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। और उसी तरीके से पाठ्यक्रम के अतिरिक्त कुछ पढ़ने की रुचि पैदा नहीं होती। तो जब आप रट लिए हो वहीं से क्वेश्चन आने वाला है, तो इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि उसमें आपको पढ़ने की रुचि ना आए, ठीक है, बच्चे में, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, बालकों में सकारात्मक अभिवृत्तियों के विकास के लिए शिक्षक कौन सा कथन अधिक उपयुक्त माना जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। देखिए, बालक है, उसके सकारात्मक अभिवृद्धि को विकास करना है आपको, तो आप जो है अर्थात शिक्षक, ठीक है, कौन सा कथन जो है उपयुक्त माना जाएगा। नीचे मैं 4 ऑप्शन बता रहा हूँ, उस अनुसार जो है बच्चे में सकारात्मक अभिवृत्ति को बढ़ाना है आपको। किस तरीके से बढ़ाओगे? पहला है कि बालक के बारे में समस्त सूचनाएं उनके अभिभावक को इस आशय के साथ देना कि वे घर पर उनके व्यवहार की निगरानी करें, पहला ऑप्शन है। दूसरा बोल रहा है कि बालक के साथ बुरा व्यवहार करना तथा उसे मानसिक यातना देना, यह तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी को भूल जाइए। ऑप्शन नंबर सी देखिए, बालक को बारंबार प्रेम से समझाना तथा उसमें सकारात्मक अभिवृत्ति के लिए विभिन्न मनोवैज्ञानिक एवं उपचारात्मक उपाय करना, हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, उपरोक्त में से कोई उपयुक्त नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी है। तो इसमें दोस्तों हमको क्या करना है, उसकी सकारात्मक सोच को बढ़ाना है। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सा, क्योंकि बालक के बारंबार प्रेम से समझाओगे, जितना ज़्यादा प्रेम से समझाओगे दोस्तों बच्चा समझेगा, कभी ना कभी समझेगा, थोड़ा समय लग सकता है। उसे सकारात्मक अभिवृत्ति के लिए उसे विभिन्न वैज्ञानिक एवं उपचारात्मक विधि, क्योंकि दोस्तों मोटिवेशन करने के बहुत सारे मनोवैज्ञानिक विधि हैं, उपचारात्मक विधि हैं। जब समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उस समय भी बहुत सारे मेथड हैं जिससे बच्चे को सुधारा जा सकता है, ठीक है। स्किनर का है और क्या है, क्रो एंड क्रो का है, उन सब के अनुसार दोस्तों बहुत सारा है, ठीक है। जब आप डिटेल में क्लास लोगे, पढ़ोगे, बीएड का क्लास, डीएड का, डीएलएड का क्लास, तो आपको पूरा पढ़ने को मिल जाएगा। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई विद्यार्थी लगातार 2 वर्षों में परीक्षा पास करने में विफल रहा है तो आप क्या करेंगे। भाई कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एक ही क्लास को 2 बार पढ़ते हैं, 3 बार पढ़ते हैं, वो क्लास पार ही नहीं कर पाते। भले शिक्षा नीति वो कहता है दोस्तों कि 8वीं तक के स्टूडेंट को पास करना है, वो तो अभी आया, लेकिन बहुत सारे पहले क्या होता था, एक ही स्टूडेंट जो है एक ही क्लास में 2 बार पढ़ता है, 3 बार, कई 5 से 6 वर्ष तक लगातार पढ़ जाते हैं, ठीक है। टीचर भी परेशान हो जाता है उससे। तो भाई इसमें विफलता का आप क्या करेंगे, ठीक है। ऑप्शन है, उसे स्कूल छोड़ने के लिए कहेंगे। दूसरा, उसके ग्रेड में सुधार लाने के लिए उसे काफ़ी डांट फटकार लगाएंगे। या फिर सी, उसे कोई काम ढूंढने का सुझाव देंगे। या फिर उसकी विफलता की खोज का प्रयास करेंगे। तो राइट आंसर तो आपको पता ही होगा भाई, उसकी समस्याओं को जानिए, क्यों फेल हो रहा है। शायद आपके पढ़ाई में उसकी कमी तो नहीं हो, या फिर उसमें कोई ऐसा विकार तो नहीं है जिससे वो सीख नहीं पाता, या फिर एग्ज़ाम वो अच्छे से फेस नहीं कर पाता। तो आप उनकी समस्याओं को समझिए, क्योंकि उसी लेवल पर उसी के साथ पढ़ने वाला जो बच्चा है अच्छे नंबरों से पास होकर के आगे के कक्षाओं में बढ़ जाता है, लेकिन वो बच्चा अभी भी वहीं रहता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का दोस्तों अंतिम प्रश्न, ठीक है। वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है दोस्तों, जो स्टूडेंट नए हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर दीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप हैं सबके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। अगर 5 से 6 ग्रुप में अगर आप शेयर करते हो तो ऑटोमेटिक जो है ईमेल से इसका PDF जो है आपके पास चला जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। किसी विद्यार्थी को पढ़ाई को बढ़ाना देने के लिए कौन सा पहलू उपयुक्त होगा। बच्चे को पढ़ाना है और उसके लिए उसको प्रेरित भी करना है, उसको बढ़ावा देना है, तो आप कौन सा पहलू अपनाएंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम की पुस्तकें ला करके, या फिर व्यस्त स्कूली कार्यक्रम कर चला करके, या फिर माता पिता की चिंता के अनुसार, या फिर पढ़ाई का प्रेरणात्मक माहौल बना करके। क्योंकि पढ़ाई को आपको ज़्यादा बढ़ावा देना है, तो आप इन्हीं 4 ऑप्शन में से मुझे बताइए कि अगर आपको सिखाना है तो आप किस तरीके से सीखोगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। तो आप जो है दोस्तों, आपको पता चल ही चुका होगा कि विस्तृत पाठ्यक्रम होगा, या फिर व्यस्त स्कूली कार्यक्रम होगा, या फिर पढ़ाई के लिए प्रेरणा का माहौल अच्छा होगा, या फिर माता पिता की चिंता के अनुसार। तो दोस्तों आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर डी, पढ़ाई का प्रेरणात्मक माहौल अगर आप बनाओगे तो ऑटोमेटिक बच्चा सीखेगा, वो प्रेरित होगा उस चीज़ को नए तरीके से सीखने के लिए, ठीक है। जब इस टीचर जो है बच्चे को सिखाता है, प्राइमरी टीचर, ठीक है, तो वो अगर कोई कविता सिखा रहा है, तो जब वो पानी बरसने वाला कविता सुनाता है तो अपने हाथ को किस तरीके से घुमाता है, ठीक है।
जब वो अपना मूवमेंट करता है, ठीक है, जैसे कोई वर्षा होने वाली रहती है तो मोरनी नाचने लगती है, तो वो टीचर जो है उसको नाच के बताती है, या फिर अध्यापक है वो क्या करता है, नाच के बताता है, तो बच्चे भी उसको प्रेरित होकर के देखते हैं और उस तरीके से वो भी वो है सीखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों पढ़ाई को है प्रेरणात्मक माहौल के तरीके से अगर आप बनाओगे तो अच्छे तरीके से बच्चे जो है सीख जाएंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है उसको ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम को अच्छे से नंबरों से क्वालिफाइड करना और गवर्नमेंट जो सीट है उसको आपको हासिल करना। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। उससे पहले जो मेरे टेलीग्राम चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम जो है दोस्तों उसमें जा करके अभ्यास ऑनलाइन क्लास सर्च कीजिए, ठीक है, और वहाँ से मिल जाएगा, या फिर नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से भी चेकआउट कर लीजिए। कुछ स्टूडेंट को समस्याएँ आ रही है मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए, थोड़ा सा आप जो है टेलीग्राम में जा करके सर्च कीजिए अभ्यास ऑनलाइन क्लास, ठीक है, और या फिर www.abhyasgk.com विजिट करके भी आप अच्छे अच्छे पोस्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम जो है उसके साथ जो है दोस्तों इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है दोस्तों मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।